बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से और उसके फ़ज़ल से आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश को स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा टॉपिक यूनिट नंबर 3 में पोइम है एमिली डिकिंसन की अ बर्ड केम डाउन द वॉक। इस पोइम को मैं डिटेल से स्टडी करवाऊँगा, आप लोगों को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ाऊँगा और फिर इसके साथ साथ जो भी कंप्लीट सॉल्यूशन है इस यूनिट से जुड़ा वो सब कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो जो इस पोइम में जो आपने सीखना है वो टॉपिक्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरी पोइम पढ़ाऊँगा, वो समझाऊँगा। उसके बाद इस पोइम से जुड़े कौन-कौन से टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं, मैं आपको इनमें से डिवाइसेस हैं, जो फिगर्स ऑफ स्पीच भी आप इसे कह सकते हैं, कौन-कौन सी डिवाइस इस पोइम में यूज़ हुई है, वो किस जगह पे इस्तेमाल हुई है, ये पोइम को पढ़ाने के बाद बताऊँगा। फिर रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, जो हर स्टैंज़ा है आपका, टोटल 5 स्टैंज़ा है, हर स्टैंज़े के अलग-अलग आपको विद सॉल्यूशन शेयर करूँगा। फिर क्वेश्चन आंसर इनसाइड चैप्टर से भी, मतलब पोइम के अंदर से कौन-कौन से सवाल बन सकते हैं और एक्सरसाइज में जो सवाल लिखे हैं ये कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ शेयर करूँगा। ये आपको पता है कि यूनिट नंबर 1 और 2 में भी जिस तरह मैंने आपके साथ डिटेल से सॉल्यूशन शेयर किया है, हर जो कैपेबिलिटी है, हर जो सतह का तलब इल्म है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक 3 आपको आंसर दूँगा एक क्वेश्चन के। जो बच्चा जो तीनों में से आसान लगता है वो तैयार कर सकता है। जो बच्चे शार्प हैं, जो बच्चे अच्छे हैं, उनके लिए अलग से आंसर है। जो बच्चे समझते हैं कि हमें ज़्यादा सवाल तैयार नहीं हो सकते, उनके लिए मैंने एक लाइन का आंसर दिया है। वो आपने यूनिट नंबर 1 और 2 में देख चुके होंगे। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही आपके साथ आंसर शेयर करूँगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस पोइम से कौन-कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर उसके बाद एमसीक्यूज़ आपके साथ फिगर्स ऑफ स्पीच, जो ये डिवाइसेस हैं, ठीक है? ये डिवाइसेस पे एमसीक्यूज़ कौन-कौन से बन सकते हैं वो भी आपके साथ विद सॉल्यूशन शेयर करूँगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स कौन से हैं, कौन से डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो आपके पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। यूनिट नंबर 1 में भी वो सारा कुछ शेयर किया है। यूनिट नंबर 2 में भी कंप्लीट मैंने नोट्स आपके साथ शेयर किए हैं, विद उर्दू ट्रांसलेशन है। और इस यूनिट की भी इंशाल्लाह ताला मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि हर एक चीज़ आपको डिटेल के साथ स्टडी करवाऊँ। तो चलते हैं, सबसे पहले इस यूनिट की जो पोइम है उसको स्टडी करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ मैं ये सारे टॉपिक्स शेयर करूँगा। कोशिश करते हैं पोइम को बहुत अच्छा समझने की। तो पोइम की जो स्टार्टिंग है वो पोइम के नेम से ही होती है। मैं आपको इस पोइम का, इस नज़्म का एक ओवरव्यू देता हूँ, हल्की-फुल्की बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एमिली डिकिंसन एक राह चलता, जो वहाँ पे एक परिंदा आता है जो किसी रास्ते पे आके रुकता है और रुकने के बाद वो एक कीड़ा होता है, उसे पकड़ता है, उसे खाता है। फिर एक कीड़े को वो रास्ता देता है, घास पास लगी होती है, घास के ऊपर शबनम के कतरे गिरे होते हैं, वहाँ से थोड़ा-सा वो पानी पीता है, शबनम का कतरा जो है वो सक करता है, वहाँ से वो लेता है। फिर उसके बाद उसकी नज़र जो एमिली डिकिंसन की उस परिंदे पे पड़ती है, तो वो ये सोचती है कि उसे मैं भी अपनी तरफ से मेहमान नवाज़ी करूँ। मेहमान नवाज़ी में वो इसे रोटी का टुकड़ा पेश करती है। तो चूँकि परिंदा उससे मानूस नहीं होता, वो फ़ौरन से अपने परों को खोलता है और वहाँ से उड़ जाता है। ये एक जो मंज़र था, ये सारी एक पोइम है। इसको कितनी खूबसूरती के साथ एमिली डिकिंसन ने लिखा है, वो वर्ड बाय वर्ड हम लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं और जो कुछ भी इसमें जो इंटरेक्शन है नेचर के साथ, मुताबिकत है, नेचर के साथ इंसान का जो रिश्ता है वो दिखाया गया है। लाइन के साथ समझते हैं कि एमिली डिकिंसन ने कितनी खूबसूरती के साथ इस नज़म को लिखा है और क्या लिखा है। कहती है कि अ बर्ड केम डाउन, एक परिंदा जो है, केम डाउन वो उतरा या आया, दी वॉक, वॉक मतलब जहाँ पे आप वॉक करते हैं, वो रास्ता जहाँ पे आप चलते हैं। तो वो जो वॉक वाला रास्ता था, वो जो चलने वाला रास्ता था, वहाँ पे एक परिंदा आया। ही डिड नॉट नो आई सा, ही डिड नॉट नो उसे नहीं पता था, आई सा कि मैंने उसे देखा। परिंदा जब भी आता है, आपके घरों में भी देखा होगा आपने
कि जब भी वो पानी पीने या कोई चीज़ खाने आते हैं तो वो अपने काम से आते हैं, आपको नोटिस किए बगैर ही, आपको नोट किए बगैर ही वो वहाँ से उड़ के चले जाते हैं। खाना पीना जो भी उन्होंने होता है वो लेके वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब ये भी यही कहती है कि वो परिंदा आया, ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था कि आई सा, मैं उसे देखा या मैं उसे देख रही हूँ। ही बिट एन एंगल वर्म इन हाफ्स। बिट कहते हैं काटने को। इसके लिए आप लफ्ज़ लिख लें, एक दो लफ्ज़ आपको लिखवा लेता हूँ। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि बुक अपने पास रखा करें जब भी आप मुझे सुनते हैं। तो बिट काटने को ईट भी, ई ए टी, ईट भी लिख सकते हैं। च्यू भी, ची एच ई डब्ल्यू, च्यू च्युइंगम से है, जिस तरह आप च्युइंगम खाते हैं ना वो खाना। और इसके साथ तीसरा लफ्ज़ भी आप निबल लिख लें, NIBBLE। तो तीन लफ्ज़ आपको बताएं काटने के सेंस में इस्तेमाल होते हैं। उसने काटा, उसने पकड़ा। एन एंगल वर्म, एंगल वर्म एक कीड़े का नाम है जिसे हम कैंचवा भी कहते हैं। तो उसने एक कैचवे को पकड़ा। इन हाफ्स, हाफ HALF, हाफ मतलब आधा होता है। तो जब हम एफ वाले लफ्ज़ की जमा बनाते हैं तो हम एफ की जगह पे VE लिख देते हैं। जिस तरह देखें लीफ होता है, LEAF, लीफ एक पत्ता होता है, लेकिन जब हम इसे जमा बनाते हैं ना तो एफ को हम VE के साथ चेंज कर देते हैं। तो लीफ से लीव्स हो जाता है, VES डाल देते हैं। इसी तरह वाइफ है, WIFE, जब भी हम इसे जमा बनाएंगे तो एफ की जगह पे VES डाल देते हैं, वाइफ से वाइव्स हो जाता है। हाफ से हाव्स हो जाएगा क्योंकि हाफ आधा होता है, हमने एफ को काट के VES लिखना है, आधा से आधे हो जाएगा। ठीक है, जब हम वाइद से जमा बनाते हैं तो एफ को हम VES के साथ चेंज कर लेते हैं। अब इसकी ट्रांसलेशन जो हुई, ही बिट एन एंगल वर्म इन हाव्स, उसने काटा, क्या काटा, जो कीड़ा था, कैचवा था, इन हाव्स उसको आधा काटा। एंड एट द फेलो, एट ईट की सेकंड वर्ब है, EAT, ईट खाना जो होता है, उसने खा लिया। द फेलो, फेलो उस दोस्त को, मतलब जो कीड़े की बात की जा रही है, जो इसने ये एंगल वर्म पकड़ा था, इस फेलो को उसने खा लिया। रा, रा कच्चाई, तो रा जो है अनकुक्ड भी आप कह सकते हैं, फ्रेश भी कह सकते हैं, नेचुरल भी कह सकते हैं। तो उसने क्या किया कि अपना जो दोस्त ने पकड़ा था एंगल वर्म को, उसने उसे खा लिया, कच्चा ही खा लिया, पकाया नहीं उसे। एंड देन ही ड्रैंक अ ड्यू। अब यहाँ पे आप देखें तो एक नेचर की जो हैबिट है वो बताई गई है, कुदरत की एक आदत बताई गई है कि इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम होता ही है कि जानदार जो है वो एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं रहने के लिए। अब देखें कि कैंचवा जो है वो मिट्टी खाता है, जो परिंदा है वो कैंचवे को खाता है, फिर परिंदे को आगे कोई और खा जाता है। तो वो जानदार जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं, कुछ पौधों पे करते हैं, पौधे आगे मिट्टी पे करते हैं। तो ये एक दूसरे पे इन्हिसार करना ये इकोसिस्टम होता है। यहाँ पे इकोसिस्टम एक नेचुरल वे बताया गया कि जिंदा रहने के लिए जानदार एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं। ये परिंदा भी इन्हिसार करता है, जो इसे खुराक मिलती है पौधों से या ज़मीन से या कीड़ों को वो खाता है। तो यहाँ पे एक इकोसिस्टम बताया गया, एक कुदरत का निज़ाम बताया गया है, जो एमिली डिकिंसन ने हमारे सामने जो बयान किया है। अब उसके बाद जो दूसरी इसका जो स्टेंज़ा है, तो हर स्टेंज़ा जो आप देखें जो 4 लाइन का होता है ना, इसे आप क्वार्टेन लिखेंगे, QUATRAIN, ठीक है, RAIN, क्वार्टेन। ये क्वार्टेन होता है जो क्वार्टर, क्वार्टर कहते हैं 4 को, हर वो बंद या हर वो स्टेंजा जो 4 लाइनों पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, अब ये क्वार्टेन, ये क्वार्टेन, इसी तरह आपकी जो पोइम है उसमें 5 स्टेंजा है, तो हर स्टेंजा जो है ये 4 लाइनों पर मुश्तमिल है। तो जो स्टेंजा 4 लाइनों पर मुश्तमिल होगा वो क्वार्टेन कहलाएगा। कीड़ा उसने खा लिया, कीड़ा खाने के बाद उसकी जो अगली एक्टिविटी थी, एंड देन, और फिर, ही ड्रैंक, ड्रिंक से ड्रैंक, उसने पिया, अ ड्यू, एक ड्यू, ड्यू जो शबनम का कतरा होता है सुबह के वक्त, जिसे हम ओस कहते हैं, उस ओस के जो घास पे कतरे पड़े होते हैं शबनम के, उस एक कतरे को पिया। ठीक है, फ्रॉम अ कन्वीनियंट ग्रास, ये कतरा कहाँ पे था, फ्रॉम अ कन्वीनियंट ग्रास। कन्वीनियंट, कन्वीनियंट वैसे तो जो आरामदेह होता है, जो कंफर्टेबल होता है, COMFORTABLE,
कंफर्टेबल, जो सूटेबल होता है, जो मुनासिब होता है, जो आरामदेह होता है, जो सुकून देने वाला होता है, उसे कहते हैं। तो इसने जो सुकून देने वाला घास था, जो आरामदेह घास था, वहाँ पे ड्यू पड़ी थी, वहाँ पे शबनम का कतरा पड़ा था। ही ड्रैंक, उसने उसे पी लिया। एंड देन हॉप्ड, HOPPED, हॉप कहते हैं जंप करने को, छलांग लगाने को कहते हैं। अब ये छलांग लगाना, जो हॉपिंग होता है, वो छोटे छोटे जंप करना होता है, जिस तरह रैबिट करता है। ठीक है। अब इस परिंदे ने भी क्या किया, घास से एक पानी का कतरा, एक जो शबनम का कतरा था, वो पिया। एंड देन हॉप्ड, और फिर उसने छलांग लगाई साइडवेज, साइडवेज साइड, साइड वाले रास्ते, थोड़े से दूर करके छलांग लगाई। एक तरफ आप कह सकते हैं उसने छलांग लगाई, टू द वॉल, दीवार की तरफ। पानी का कतरा पीने के बाद दीवार की एक तरफ उसने छलांग लगाई। क्यों छलांग लगाई? टू लेट अ बीटल पास। बीटल भी एक कीड़े का नाम यहाँ पे है। तो ये दो कीड़ों के नाम आपने इस नज़म से सीखे हैं। बीटल भी एक कीड़े का नाम है। तो इसने जो दीवार की तरफ छलांग लगाई है, वो क्यों छलांग लगाई है? टू लेट अ पास, रास्ता देने के लिए, पास करने के लिए, गुजारने के लिए। एक गुजारने के लिए, किसको गुजारा उसने? छलांग लगा के बीटल, एक जो कीड़ा है, उस कीड़े को रास्ता देने के लिए उसने छलांग लगाई दीवार की तरफ। इस स्टेंजा में एक परिंदे की, एक कुदरत के अंदर रहने वाले एक जानदार की दूसरे जानदार के लिए नरमी और एहतराम को दिखाया गया है कि किस तरह वो दीवार के साथ छलांग लगा के एक भंवरा, जो एक कीड़ा है, उसको वो रास्ता दे रहा है। तो नज़र आता है कि परिंदों में भी जो नरमी का एहसास है वो पाया जाता है। थर्ड स्टेंजा में एमिली डिकिंसन कहती है ही ग्लैंस, याद रखना जो ही है वो परिंदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ही ग्लैंस्ड, ग्लैंस कहते हैं लुक को, देखने को। ही ग्लैंस, उसने देखा, कैसे? विद रैपिड आइज, रैपिड फास्ट भी है, क्विक भी कह सकते हैं, स्विफ्ट भी कह सकते हैं, SWIFT। तो इसने तेज आंखों के साथ घूरा, या उसने तेज नज़रों के साथ देखा। तेज नज़रों के साथ देखना, आपको पता है कि कभी आपने परिंदे को नोट किया हो तो घर में जब आते हैं, खाना खाते हैं या जब पानी पीते हैं, तो गर्दन उठा के फ़ौरन से कभी गर्दन एक तरफ घुमाते हैं, कभी दूसरी तरफ घुमाते हैं, जैसे उन्हें किसी चीज़ का डर होता है। अब यही परिंदे का यहाँ पे भी हाल था कि उसने तेज़ी के साथ, तेज़ नज़रों के साथ देखा। डैट हरीड, वो नजरें, डैट हरीड, हरी, हरी से है, HURRY, हरी, हरी कहते हैं जल्दी को, जल्दी से, ऑल अराउंड, हर तरफ। अब तेज नजरों के साथ जल्दी से उसने देखा, किस तरफ देखा? ऑल अराउंड, हर तरफ देखा उस परिंदे ने। अब एमिली डिकिंसन कहती है कि जब उसने आगे पीछे हर तरफ जल्दी के साथ देखा, तो दे लुक्ड, दे मतलब जो उसकी आइज थी, यहाँ पे जो उसने आइज, आइज के लिए उसने दे का लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो वो जो थी, आइज जो थी, लुक्ड, वो दिखाई दी, कैसे? लाइक फ्राइटेंड बीड्स, फ्राइटेंड बीड्स, फ्राइटेंड फियरफुल, खौफ ज़दा जो होता है, जिसे खौफ हो। आप स्केर्ड भी लिख सकते हैं, SCARED, स्केर्ड भी है, अफ्रेड भी है, AFRAID, या फियरफुल भी आपको पता है, FEARFUL, फियरफुल। बीड्स, बीड्स जो होते हैं वो मोती को कहते हैं। अब मोती, उसने खौफनाक मोती जो थे, एमिली डिकिंसन कहती है कि दे लुक्ड लाइक फ्राइटेंड बीड्स, उसकी जो आंखें थी फ्राइटेंड बीड्स की तरह, खौफ ज़दा मोतियों की तरह नजर आई। अब मोती जहाँ पे किधर से आ गए? मोती उसकी आंखों को कह रही है। अब जो आंखें भी गोल होती हैं, मोती भी गोल होता है, तो कहती है जो उसकी आंखें थी ये खौफजदा मोतियों की मानद नजर आई। मोती मतलब उसने एक चीज को तशबीह दी है साथ, कि उसकी आंखें जो थी वो मोतियों की तरह थी। जिस तरह देखिए मोती जो है वो रंग बिरंगा होता है, आंखें भी रंग बिरंग की होती हैं। तो आंखों में जो स्याह रंग हो या ब्राउन रंग हो, मोतियों में भी कलर्स डिफरेंट होते हैं। आंखें भी गोल है, मोती भी गोल है, इसलिए उन्हें आंखों को मोतियों के साथ उसने कंपेयर किया है। तो वो मोती कैसे थे या वो आंखें कैसी थी? खौफजदा नजर आई। खौफजदा क्योंकि परिंदा जो था तेजी के साथ आगे पीछे देख रहा था। आई थॉट, थॉट थिंक से है, THINK, थिंक, ख्याल करना, सोचना। तो कहती है मैं ख्याल कर रही थी, कि जो ख्याल क्या कर रही थी कि उसकी आंखें जो है वो खौफजदा सी लग रही हैं, ये उस ख्याल कर रही थी। फिर क्या हुआ? ही स्टिल्ड, स्टिल्ड, स्टिल्ड जो होता है
ये मूव करने को कहते हैं। शिफ्ट भी आप लिख सकते हैं SHIFT, या फिर एगिटेट भी है AGITATE। तो जो लफ्ज़ आपको नया लगे काइंडली उसे ज़रूर बुक पे ऐड किया करें। ही स्टेड इज़ वेलवेट हेड। वेलवेट आपको पता है जो वेलवेट का कपड़ा है, ख़ासतौर पे जो लड़कियां हैं वो ख़ास पहचान रखती है, अपनी नरमी की वजह से वो ख़ासा पहचाना जाता है। तो वेलवेट हेड, अब उसका जो सर था वो वेलवेट का कैसे हो सकता है, वो नरम कैसे हो सकता है? क्योंकि परिंदे में जो बाल होते हैं, जो ऊन के बाल, ऊन की मानद बाल, जो उसके नरम बाल होते हैं, उन नरम बालों को उसने वेलवेट हेड कहा है। मतलब उसका सर जो था वो नरम था अपने बालों की वजह से। तो उसने नरम बालों वाला जो सर था, स्टिर, उसने उसे हिलाया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो परिंदे की जो फियरफुल नेचर है, जो उसकी केयरफुल अपने बारे में है कि जैसे उसे ख़तरा महसूस होता है तो अपनी आंखें वो घुमाना शुरू कर देता है। फिर जब ख़तरा उसे महसूस होता है वो अलर्ट हो जाता है, वो काशियस हो जाता है। CAUTIOUS, इसलिए लफ्ज़ आपको बता रहा हूँ कि आपका सवाल इस पे बन सकता है। तो वो अलर्ट हो जाता है, वो चौकन्ना हो जाता है। तो जब परिंदा चौकन्ना हो तो फिर वो किसी वक्त भी उड़ने के लिए वो तैयार होता है। इसके बाद कहती है लाइक वन इन डेंजर। अब आंखें भी उसकी खौफज़दा, उसने क्या लगी मुझे, और फिर उसके बाद उसने अपने सर को जुम्बश दी, हिलाया उसने अपने सर को। सर हिला के वो आगे पीछे देख रहे कि ख़तरा किस जानिब है। अब ख़तरा किस जानिब था, ये यहाँ पे नेचर के साथ इंसानों की जो इंटरेक्शन है, इंसानों की जो इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्शन आप कह सकते हैं, इंसानों की मुदाखलत, वो यहाँ पे आप देखेंगे। कैसे कि पोइटेस जो है वो कहती है लाइक वन इन डेंजर, वो ऐसे दिखाई दिया जैसे कोई डेंजर में हो, जैसे कोई ख़तरे में हो। काशियस, काशियस आपको अभी लफ्ज़ बताया, काशियस अलर्ट को कहते हैं। वाचफुल भी आप लिख सकते हैं, WATCHFUL, वाचफुल, जो एहतियात करने वाला होता है, मुहतात हो जाना। अब वो इस तरह ख़तरे में अपने आप को महसूस किया उसने, काशियस अलर्ट हो गया। फिर क्या हुआ, आई ऑफर्ड हिम अ क्रम्ब। आई ऑफर्ड हिम, मैंने उसे ऑफर किया। अ क्रम्ब, मॉर्सल, MORSEL, रोटी का जो टुकड़ा होता है उसे कहते हैं। पोइटेस कहती है कि मैंने एक रोटी का टुकड़ा जो है वो उसे पेश किया। एंड ही अनरोल्ड हिज फीदर्स। अब जैसे इसने इसने तो अपनी तरफ से नरमी दिखाई, इसने अपनी तरफ से एक नरम गोशा दिखाया। जिस तरह एक पेट होता है, एक पालतू जानवर जो होता है या पालतू परिंदा जो होता है, इंसान उसको खाना डालता है, इसने भी उसे पालतू परिंदे की मानित जो है एक रोटी का टुकड़ा पेश किया कि मेहमानदारी के तौर पे कि हमारे घर मेहमान आया है। अब वो चूंकि इससे, पोइटेस से, वो मानूस तो नहीं था, तो जैसे इसने रोटी का टुकड़ा पेश किया, एंड ही अनरोल्ड हिज फिदर। अनरोल्ड मीन ओपनड, अनफोल्ड, उसने क्या किया, आगे से अपने जो फीदर्स हैं, फीदर्स कहते हैं जो पर होते हैं, उसने अपने पर जो थे साथ ही ओपन कर लिए, साथ ही उसने खोल लिए। एंड रोड हिम आफ्टर होम। रोड जो होता है ये चप्पू चलाने को कहते हैं। अब यहाँ पे जो चप्पू चलाना कहाँ से आ गया, चप्पू चलाने से मतलब उसके जो पर है वो पर चलाता हुआ सॉफ्टर, आहिस्ता से, नरमी से, होम, घर की तरफ चल दिया। ये कब हुआ, जब उसने अपनी तरफ से खाना पेश किया। वो पहले से ही मोहतात था, वो पहले से ही खौफजदा था, पहले ही उसे ख़तरा महसूस हो रहा था। और एक अनजान आदमी ने जब मुदाखलत की, फ़ौरन से अपने परों को चप्पुओं की तरह चलाता हुआ वो घर की तरफ उड़ान उसने भर ली, खामोशी के साथ। अब यहाँ पे आप देखें तो ह्यूमन इंट्रैक्शन है, इंसान की जो मुदाखलत है आपको नज़र आती है। तो कुदरत का ये असूल होता है कि जब भी किसी भी जानदार को ख़तरा महसूस होता है तो वो फ़ौरन से अपनी जान बचा के वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इस नज़म में भी एमिली डिकिंसन ने यही बताया है। लास्ट स्टैंज़ा में एमिली डिकिंसन ने जो परिंदे की परवाज़ थी उसे दो चीज़ों के साथ कंपेयर किया है, दो चीज़ों के साथ उसने मिलाया है। एक चप्पुओं के चलने के साथ, ठीक है, और दूसरी जो तितली होती है, बटरफ्लाई जो है, तितली की जो परवाज़ है, चप्पू भी वो कहता है बिल्कुल खामोशी के साथ समंदर को चीरते जाते हैं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल दोपहर के वक्त जो बटरफ्लाई होती है, जो तितलियां होती हैं, उनकी भी परवाज़ जो होती है वो बिल्कुल खामोशी की तरह वो जारी रखती हैं अपनी परवाज़ को। इन दोनों की जो उड़ान है, चप्पुओं की भी
और तितलियों की भी, इन दोनों की परवाज को उसने परिंदे की परवाज के साथ कंपेयर किया है। अब पहली में कहती है देन ओर्स, और कहते हैं चप्पू को, डिवाइड द ओशियन। अब उस परिंदे की परवाज जो थी वो इस तरह उन चप्पुओं की तरह थी, वो चप्पू जो डिवाइड करते हैं ओशियन। ओशियन समंदर को कहते हैं, सी भी समंदर होता है, लेकिन ओशन जो होता है वो दुनिया में जो 7 बड़े समंदर हैं उनके लिए ओशन, जैसे अटलांटिक ओशियन है तो ओशियन बड़े समंदर को कहते हैं और सी छोटे समंदर को, ये दोनों लफ्ज़ समंदर के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो कहती है परिंदे की परवाज़ उस तरह थी उन चप्पुओं की मानद, वो चप्पू जो समंदर को डिवाइड करते हैं। डिवाइड मतलब ये है कि आपको पता है जब चप्पू समंदर के अंदर चलता है या पानी के अंदर चलता है तो उसे काटता हुआ चप्पू खुद जो है वो पीछे की तरफ जाता है और जो उस पे सवार होता है वो आगे की तरफ चलता है। बिल्कुल परिंदे की परवाज़ भी उन्हीं चप्पुओं की मानद थी कि वो हवा को काटते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। टू सिल्वर फॉर अ सीम, अब उसकी जो चमक थी, सिल्वर, सिल्वर आपको पता है जो कलर होता है वो सूरज की रोशनी में ज़्यादा चमकता है, तो कहते हैं उसकी जो परवाज़ थी वो जो परिंदा था, टू सिल्वर, टू सिल्वर टू शाइन, बहुत चमक रहा था, फॉर अ सीम, इतना चमक रहा था। सीम, सीम जॉइंट को कहते हैं, जो सिलाई होती है, जब कोई चीज़ उधेड़ जाती है तो हम उसे जोड़ने के लिए सिलाई करते हैं, ठीक है। अब जब सिलाई करते हैं तो उसमें एक जोड़ पड़ जाता है। ये कहते हैं कि ये परिंदा जो था, आप देखें अगर परिंदों के जो पर होते हैं उनमें जोड़ होते हैं, मुख्तलिफ पर जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन वो इस परिंदे के बारे में कहती है कि टू सिल्वर टू शाइन, वो इतना चमक रहा था फॉर अ सीम कि उसमें कोई जॉइंट भी नज़र नहीं आ रहा था। मतलब उसकी जो परवाज़ थी, उसने जो पर थे वो इतने सीधे किए हुए थे, इतने उसके पर हमवार थे कि उन परों में कोई जोड़ नज़र नहीं आ रहा था और वो पर बिल्कुल शाइन कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। फिर एक तो उसने चप्पुओं के साथ कंपेयर किया है, ठीक है। चप्पुओं की मानिद वो आगे बढ़ते जा रहे थे, जिस तरह चप्पू समंदर को काट के आगे बढ़ते जाते हैं, इसी तरह उसके जो पर थे वो हवा को काटते हुए वो परिंदा आगे बढ़ता जा रहा था और उसके पर इतने खूबसूरत थे, इतने शाइन कर रहे थे कि उनमें कोई जोड़ नज़र नहीं आ रहा था। फिर दूसरे में उसने कंपेयर किया है, एक तो चप्पुओं के साथ कंपेयर करने के बाद दूसरे में कहती है और बटरफ्लाइज, या उसके जो पर थे वो बटरफ्लाइज, तितलियों की मानद, ऑफ बैंक्स ऑफ नून, बैंक जो होता है वो किनारा होता है, किसी भी चीज़ का जो किनारा होता है या तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, या तो आप शुरू किनारे से करते हैं और या फिर एंड आप किनारे से करते हैं। नून कहते हैं दोपहर को। अब कहती है जो तितली, उसके जो परों की परवाज़ जो थी, वो जो तितलियाँ बैंक्स ऑफ नून, ऑफ होती हैं, जाती हैं, कैसे? बैंक्स ऑफ नून, बैंक किनारा। अब दोपहर की शुरुआत भी कह सकते हैं, दोपहर का इख्तिताम भी कह सकते हैं, क्योंकि किनारा शुरुआती भी होता है और इख्तितामी भी होता है। अब कहती है कि उसकी जो पर थे, एक तो चप्पुओं की मानद थे, दूसरा उन तितलियों की मानद भी थे जो कि दोपहर के वक्त जो है वो जाती हैं, लीप, जंप करती हैं। लीप जो है, जंप को कहते हैं प्लैश लेस, प्लैश लेस विदाउट वॉइस, साइलेंट आप कह सकते हैं, SILENT, साइलेंट। अब वो परिंदा उसके जो पर थे वो इतनी खामोशी के साथ परवाज़ कर रहा था, जितनी खामोशी के साथ जो तितलियां होती हैं दोपहर के वक्त जब उड़ती हैं, जंप करती है प्लैश लेस, तितलियों की आवाज़ में, तितलियों की उड़ान में आपको कोई आवाज़ नहीं आएगी। बिल्कुल ये इस परिंदे की उड़ान में भी कोई आवाज़ नहीं थी उन तितलियों की मानिद, जो दोपहर के वक्त जंप भी करती हैं, उड़ती भी हैं और साइलेंटली उड़ती है। एज दे स्वम, स्विम से है, स्विम तैरने को कहते हैं। यहाँ पे तितलियों के तैरने से मुराद जी है फ्लाई, जब वो उड़ती हैं। दो चीज़ों के साथ कंपेयर है, उसके जो पर हैं, उसका जो उड़ान है परिंदे की, वो एक तो उसने बताया चप्पुओं के चलने की मानद है और उसके पर इतने वो ज़बरदस्त चमक रहे होते हैं कि उनमें कोई जोड़ नज़र नहीं आ रहा, या फिर उन तितलियों की मानद जो खामोशी के साथ उड़ती हैं दोपहर के वक्त, एज दे स्विम, मतलब जब वो उड़ती हैं तो उनकी खामोशी, तितलियों की उड़ान की खामोशी या चप्पुओं का जो चलना है वो परिंदे की परवाज़ के साथ कंपेयर किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस पोइम की, इसके स्टेंजा की, इसके जो वर्ड्स हैं, उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग है, आपने नोट भी किया होगा, इसे समझा भी होगा।
अब नेक्स्ट इसके जो लिटरेरी डिवाइसेस इसमें यूज़ किए हैं, जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए हैं, उनको समझते हैं, फिर मैं आपको इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वगैरह की बाकी डिटेल भी बता देता हूँ। अब बात करते हैं इस पोइम की लिटरेरी डिवाइसेस या फिगर्स ऑफ स्पीच पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछते भी हैं, इसके एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच मैं आपके साथ सिर्फ वही डिस्कस करूंगा जो इस पोइम में इस्तेमाल हुएंगे। अब इमेजरी सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच है, आसान सा है। इमेजरी इमेजेस से है, इमेज कहते हैं तस्वीरों को। तो आपको इस पोइम में किस किस जगह पे तस्वीर नजर आती है? तस्वीर नजर आने का मतलब ये है कि आप किस जगह पे एक तस्वीर अपने माइंड में बना सकते हैं, जिसमें मैं कुछ मिसालें आपको दे रहा हूं आपके समझने के लिए, बाकी आप इस पोइम से तस्वीरें खुद निकालेंगे। एक पहली लाइन में अगर आप देखें तो हमें रास्ते में एक परिंदा उतरता हुआ नजर आता है, ठीक है, ये एक तस्वीर हमने माइंड में बनाई। दूसरी जो तस्वीर है, ही बिट एन एंगल वर्म इन हाफ्स, दूसरा स्टेंजा भी आपको पढ़ाया। तो हमें एक तस्वीर नजर आती है कि जिसमें एक कैचवे के या एक जो कीड़ा है उसको वो दो टुकड़ों में डिवाइड करता है। एट द फेलोरा, फिर एक तस्वीर नजर आती है कि उसने उस कैचवे को कच्चा ही खा लिया है। अब ये एक तस्वीर जो मैंने पहला स्टेंजा से निकाली है, आप बाकी स्टेंजा से खुद निकालने की कोशिश करें ताकि आपको समझ लगे कि हमें कितनी जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, हमें इमेजरी की कितनी समझ आई है। बस तस्वीर निकालनी है इस पोइम से, ठीक है। अब उसके बाद पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन मैंने साथ उर्दू में बताया कि किसी इंसान की खसूसियात जो होती है वो जब आप किसी दूसरे जानदार को दो जो इंसान ना हो, ये पर्सोनिफिकेशन है। मतलब जो बहादुरी है, जो ईमानदारी है, जो दयानतदारी है, जो जो भी सिफ्त है जो इंसान के अंदर है, अच्छाई या बुराई भी, अब ये जो सिफ्त आप जब किसी दूसरे जानदार को दो जो इंसान ना हो, तो हम कहेंगे कि पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह देखें वेलवेट हेड, वेलवेट आपको बताया ये नरमी की लामत होती है, नरमी इंसानों में पाई जाती है। अब जब ये इंसानों की खसूसियात आप परिंदों को दे रहे हैं जो इंसान नहीं है, या दूसरे जानदारों को दे जो इंसान ना हो, तो ये पर्सोनिफिकेशन में आएगा। एक उसकी एग्जांपल ये है। दूसरी फ्राइटेंड बीड्स, फ्राइटेंड खौफजदा होना। अब खौफजदा होना इंसानों में पाया जाता है, या बहादुर होना भी इंसानों में। अब बीड्स जो है वो एक बेजान सी चीज़ है, किसी बेजान वो चीज़ इंसानों की खसूसियात उन चीज़ों को देना या उन जानदारों या बेजानों को देना जो कि इंसान ना हो, ये पर्सोनिफिकेशन में आपको मिलेगा। ये फ्राइटेंड बीड्स, मोती जो है वो खौफजदा है। या अगर परिंदे को भी ग्राम कहें कि परिंदे की जो आंखें हैं वो खौफजदा है, तो खौफ जो है ये खौफ की लामत इंसानों की ये सिफ्त है। इंसानों की सिफ्त को जब आप किसी दूसरी अशिया को देंगे तो वो पर्सोनिफिकेशन में आएगा। ये दोनों इस्तेमाल पर्सोनिफिकेशन के मैंने पोइम से आप लोगों की एग्जाम्पल के तौर पे निकाले हैं, बाकी आप खुद ढूंढेंगे। फिर उसके बाद सिमिली है, सिमिली कहते हैं, सिमिली और मेटाफर ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। आपने इसे याद रखना है जब हम कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन मतलब जिस तरह देखें हमने पोइम के लास्ट में कंपेयर किया, उसके जो पर है उसकी जो परवाज़ है उन्हें कंपेयर किया, चप्पुओं के साथ भी कंपेयर किया, बटरफ्लाई के साथ भी कंपेयर किया। जब भी कंपैरिजन लाइक या एज के साथ होगा तो फिर वो कंपैरिजन सिमिली कहलाएगा। लेकिन जब हम कंपैरिजन लाइक या एज के बगैर करेंगे तो फिर मेटाफर कहलाएगा। बस कंपैरिजन होता है, सिमिली में भी कंपेयर करना होता है, मेटाफर में भी कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन ये कंपेयर जब लाइक या एज के साथ लिखते हैं तो सिमिली होगा, लाइक या एज का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर मेटाफर होगा। जिसमें पोइम में से मिसाल आपको दी है, लाइक फ्राइटेंड बीड्स। अब उसकी जो आंखें थी इनको कंपेयर किया बीड्स के साथ, लाइक का लफ्ज इस्तेमाल करके। इसी तरह लाइक वन इन डेंजर, जो परिंदा जो था नजर आया की तरह, किसकी तरह, इन डेंजर जैसे कि वो खतरे में हो। अब ये हमने कंपेयर किया, जब हम कंपैरिजन लाइक या एज के साथ करते हैं तो सिमिली। अब मेटाफर को भी देखिए अगर आप, ये भी कंपैरिजन है, लेकिन इसमें लास्ट एंजा में आप जब देखें ओर्स के साथ कंपेयर किया गया है, उसके परों को बटरफ्लाइज के साथ कंपेयर किया गया है, लेकिन लाइक या एज का इस्तेमाल नहीं किया गया तो फिर ये मेटाफर होगा। इसके अलावा मैंने आपके पास एग्जांपल आपके सामने लिखी हैं,
उम्मीद है कि आपको जो 3-4 इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच बताए हैं उनकी समझ लग चुकी होगी। इसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपकी पोइम से भी डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे अपनी पोइम का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं कंप्लीट करता हूँ। आज के इस लेक्चर में हमने पोइम को पढ़ा, पोइम की जो फिगर्स ऑफ स्पीच जो इस्तेमाल हुई हैं उनको पढ़ा। नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला जो बाकी आपके साथ मैंने डिस्कस की हैं टॉपिक्स, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है, क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यूज़ है, फिगर्स ऑफ स्पीच से एमसीक्यूज़ हैं और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के एमसीक्यूज़ हैं वो सारे इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ पार्ट 2 में शेयर करूंगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।